हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज से हम सामान्य अध्ययन के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी 2 सीरीज़ पहले से चल रही हैं, जिसमें एक सीरीज़ हिंदी की है और एक उत्तराखंड सामान्य अध्ययन की है। हिंदी के डेली हम 20 प्रश्नों पर चर्चा करते हैं और उसके 32 भाग हो चुके हैं। इसके अलावा उत्तराखंड सामान्य अध्ययन की हमने सीरीज़ शुरू की है, उसमें हम भाग 7 पर चर्चा कर चुके हैं। तो अगर आप उत्तराखंड के एस्पिरेंट हैं तो आप उन दोनों सीरीज़ को भी फॉलो करिए, और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में सामान्य अध्ययन है या हिंदी है तो आप इन दोनों सीरीज़ को भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखने के बाद अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। दोस्तों, फटाफट से चर्चा करते हैं आज की क्लास में और अपना मूल्यांकन और आप रिवीजन करिएगा। पहला प्रश्न है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना किस भाषा में की थी? विकल्प हैं पाली, प्राकृत, संस्कृत, उर्दू। तो आपको ध्यान रखना है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी दोस्तों संस्कृत भाषा में। ठीक है, ये मौर्य साम्राज्य का साहित्य का एक प्रमुख साहित्यिक स्रोत है। मौर्य साम्राज्य के लिए एक प्रमुख साहित्यिक स्रोत है कौन सा? अर्थशास्त्र, जिसकी रचना की है कौटिल्य ने। और अर्थशास्त्र में दोस्तों 15 अधिकरण, 180 प्रकरण और लगभग 4000 श्लोक हैं। इसको आप समझ सकते हैं जैसे हमारा संविधान है, उसमें कितने 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं और लगभग 400 प्लस अनुच्छेद हैं। तो इसी हिसाब से लगा सकते हैं आप कि ये इसके भाग हो गए, ये अनुसूचियाँ होगी और ये इसके अनुच्छेद हो गए। तो ध्यान रखिएगा। और मौर्य साम्राज्य का यह एक प्रमुख साहित्यिक स्रोत है। प्रश्न नंबर 2, भारतीय ग्रंथों में ऋषिक कहा गया है? विकल्प हैं गुप्तों को, मौर्यों को, यूनानियों को या फिर डी कुषाणों को। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, भारतीय ग्रंथों में ऋषिक कहा गया है कुषाणों के लिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो प्रश्नों पे हम चर्चा कर रहे हैं 25 प्रश्नों पे, ये किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कुषाणों की जो स्थापना करी थी कुषाण वंश की, तो इसका नाम था कुजुल कैटफिसस। और इस वंश का सबसे महान शासक था कौन? कनिष्क। और इसने 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ किया था। ये आप सभी को पता ही है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इनको भी आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, चंद्रगुप्त के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया था, वह लगभग कितने वर्ष भारत में रहा? 6 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष, 9 वर्ष। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो फाहियान है ये चंद्रगुप्त के समय यहाँ पे आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय आपको ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त यहाँ पे केवल हो गया तो चंद्रगुप्त सेकंड हो जाएगा। ये विक्रमादित्य जिनका नाम था, और इसके समय में फाहियान भारत में आया था और यह दोस्तों भारत में रहा था 16 वर्ष। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये आया था कब? 399 ईस्वी में ये भारत आया था और लगभग 415 तक रहा था। और चंद्रगुप्त सेकंड की जो मृत्यु हो गई थी वो 413 में हो गई थी। तो ये भी आप ध्यान रखें, अगर पूछ ले तो उसके बाद भी ये 2 साल तक रहा था यहाँ पे। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है, किसने तुर्क ए चहलगानी अर्थात दल चालीसा पर घातक प्रहार करके इसका अंत कर दिया था? इल्तुतमिश ने, रजिया सुल्तान ने, नासिरुद्दीन महमूद शाह ने या फिर बलबन ने। तो आपको ध्यान रखना है कि तुर्क ए चहलगानी या दल चालीसा नामक एक संगठन बनाया था किसने? इल्तुतमिश ने संगठन बनाया था और इसको समाप्त कर दिया था किसने? बलबन ने इसको समाप्त किया था। इसमें थोड़ा सा देखेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि इल्तुतमिश ने तुर्की अमीरों के एक विशिष्ट वर्ग का गठन किया था जिसमें 40 विशिष्ट अमीर सम्मिलित थे। इन्हें तुर्क ए चहलगानी या फिर दल चालीसा के नाम से जाना जाता था और बलबन ने इसे समाप्त कर दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 5, संसार उसका है जो परिश्रम करता है, यह कथन किस मुगल शासक का है? बाबर का, हुमायूं का, अकबर का, शाहजहां का। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, संसार उसका है जो परिश्रम करता है, यह कथन है दोस्तों बाबर का। और यह कथन उसने अपने पुत्र हुमायूं को समझाते हुए ये कथन कहा था। तो ध्यान रखेंगे कितनी अच्छी बात उसने बोली थी कि यह संसार उसका है जो परिश्रम करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, शिवाजी ने अपने अभियानों की शुरुआत किसके विरुद्ध की थी? बीजापुर, कोंडाना, प्रतापगढ़, कोंकण क्षेत्र। तो आपको ध्यान रखना है कि शिवाजी ने अपने अभियानों की जो शुरुआत की थी ये की थी किसके खिलाफ? बीजापुर के अगेंस्ट में उन्होंने की थी। और इसमें ध्यान रखेंगे कि कब की थी, अगर पूछ ले कि कब की थी उन्होंने अपने अभियानों की शुरुआत, तो 1646 में की थी, बीजापुर के अगेंस्ट की थी। और शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के सुल्तान से
तोरण का किला विजित किया था, ठीक है, इस अभियान में ही। इसके अलावा एक प्रश्न बनता है कि शिवाजी का पहली बार मुगलों से कब संघर्ष हुआ, तो ध्यान रखेंगे 1657 में पहली बार मराठाओं का या शिवाजी का संघर्ष हुआ था मुगलों के साथ में, और यहाँ पे मराठा सेना को पीछे हटना पड़ा था, ठीक है, मुगल सेना यहाँ पे मजबूत थी। प्रश्न नंबर 7, किसके समय भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा विभाग की स्थापना की गई थी? कर्जन के समय, डलहौजी के समय, कैनिंग के समय, विलियम बेंटिंक के समय? तो ध्यान रखेंगे कि भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा विभाग की स्थापना की गई थी डलहौजी के समय, और आपको पता है कब, 1854 में, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 8वां आपके सामने है, महात्मा गांधी जी ने कब जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी? 1894 में, 1903, 1904 में, 1910 में? तो जोहान्सबर्ग आपको पता है कि कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में है, और यहाँ पे टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना करी थी गांधी जी ने कब, 1910 में, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो अन्य महात्मा गांधी जी ने वहाँ पे काम किया है उसमें हम देखेंगे कि 1894 में दक्षिणी अफ्रीका में ही नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। अगर पूछ ले कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में कब की गई, तो ध्यान रखेंगे 1894 में। इसके अलावा 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकाला था, ये भी दक्षिण अफ्रीका से ही था। 1904 में डरबन में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी, और 1910 में हमने अभी देखा कि टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी, और इसके लिए दोस्तों जर्मनी के केलनबेक ने इन्हें ज़मीन प्रदान की थी। तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इनको आप रिवाइज कर सकते हैं या फिर नोट डाउन भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने, चित्रकला के प्रसिद्ध मधुबनी शैली किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से, बिहार से, राजस्थान से? तो ध्यान रखेंगे कि जो चित्रकला की प्रसिद्ध शैली है मधुबनी शैली, ये संबंधित है बिहार से, और बिहार में पर्टिकुलर अगर पूछ ले तो वहाँ पे एक मधुबनी जिला ही पड़ता है, तो वहाँ पे ये प्रसिद्ध है, ठीक है, तो मधुबनी शैली जो है बिहार राज्य से संबंधित हो जाएगी। अगला प्रश्न है, अभी तक कितने व्यक्तियों को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है? 1, 2, 3, 5? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मरणोपरांत पाने वाले अभी तक 2 व्यक्ति हैं, और ये कौन कौन से हैं? एक तो हैं पृथ्वीराज कपूर, और दूसरे हैं कौन, विनोद खन्ना, ठीक है। ध्यान रखेंगे इनको कब कब मिला, तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हैं पृथ्वीराज कपूर जो मरणोपरांत जिनको मिला 1971 का, दूसरे हैं विनोद खन्ना जिनको दिया गया था 2017 का। अगर हम बात करते हैं कि पहला दादा साहेब पुरस्कार किसे दिया गया, तो देविका रानी को दिया गया था 1969 का। इसके अलावा लेटेस्ट अभी जो मिला है, ये मिला है आशा पारिक को 2020 के लिए दिया गया है, और दिया गया कब, 2022 में दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये वर्ष के हिसाब से मिलता है, जैसे 2019 का, 2020 का, अभी 21 और 22 का मिलना बाकी है, और 2019 का मिला था किसको, रजनीकांत को, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 11 है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? 42वें, 44वें, 24वें या फिर 25वें? तो ध्यान रखना है कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, और ये कब हुआ था, 1978 में ये हुआ था, तो इसके द्वारा इसको हटा दिया गया था। इसके अलावा देखते हैं तो 42वें संविधान में से क्या है, आपको इम्पोर्टेंट है कि इसको तो इतना संशोधन इसमें हुआ है कि इसको क्या कहा जाता है, लघु संविधान की भी इसको संज्ञा दी जाती है, आपको पता ही है। तो इसका द्वारा जो मुख्य है वो है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें जोड़े गए थे, 1976 का ये है। इसके अलावा 24वां संविधान संशोधन भी महत्वपूर्ण है। इसके तहत क्या हुआ था, अगर संशोधन संबंधी विधेयक दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा, तो इस पर राष्ट्रपति द्वारा सहमति देना बाध्यकारी होगा, यह प्रावधान किया गया था 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। इसके अलावा 25वां संविधान संशोधन क्या है, तो अनुच्छेद 39 को प्रभावी करने के लिए बनाई गई किसी विधि को अनुच्छेद 14, 19 और 31 के अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। यह जो नियम बनाया गया था या संशोधन किया गया था 25वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, ठीक है। मतलब क्या है कि जो 39 है ये क्या है, ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। अगर इसको लागू करना है तो उस केस में आप जो आपके मौलिक अधिकार आपके पास में है 14, 19 और 31, इसके तहत पर आप चुनौती नहीं दे सकते उसको, ठीक है। तो ये प्रावधान किया गया था। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है, किस देश के मूल निवासियों को माओरी कहा जाता है? नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बोरो? तो आपको ध्यान रखना है कि न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को कहा जाता है क्या, माओरी। इसके अलावा नाइजीरिया के
जो मूल निवासी हैं उनको कहा जाता है हुंसा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के हैं एबोर्जिन्स, क्या कहते हैं, अबोर्जिन्स, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। और जो बोरो है, ये बोरो नामक जो जनजाति है ये पाई जाती है दक्षिण अमेरिका में, जो अमेजन नदी बेसिन है उस क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सी? बोरो जनजाति। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, चारों के चारों इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्न नंबर 13 है, भारत में प्रथम जनगणना किसके समय हुई थी? लॉर्ड रिपन के समय, लॉर्ड मेयो के समय, लॉर्ड लिटन के समय, लॉर्ड डफरिन के समय। तो ध्यान रखेंगे, आपको पता ही है कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना हुई थी दोस्तों लॉर्ड मेयो के समय में। कब? 1872 में, ठीक है। और अगर नियमित जनगणना की बात करें तो नियमित जनगणना हो रही है 1881 से, लॉर्ड रिपन के समय से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो कई बार पूछा जाता है, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और लॉर्ड मेयो की फिर हत्या हो गई थी यहीं भारत में ही, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? कामेट, मकालू, कंचनजंगा, सुडुथेम्पा। तो आपको ध्यान रखना है कि K2 के बाद जिसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर इसकी हाइट है। इसके बाद जो दूसरा सर्वोच्च शिखर है भारत का वो हो जाएगा कंचनजंगा, ठीक है। और इसकी हाइट मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि कहीं पे कुछ है कहीं पे कुछ मिलती है, तो आप इसको एक बार खुद सर्च करिएगा और ढूंढिएगा इसको क्या इसकी हो सकती है। पर दूसरी सर्वोच्च शिखर हो जाएगी कंचनजंगा, जो कि कहाँ है? सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर ये पड़ता है, ठीक है। बाकी जो मकालू है ये पूरी रूप से ये है अपना कहाँ पे? नेपाल में ही है। और कामेट जो है ये उत्तराखंड में है। प्रश्न नंबर सुडुथेम्पा आप ढूंढेगा ये कहाँ, किस देश में है, किस जगह है, तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में विश्व का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? हिंद महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर या फिर प्रशांत महासागर। तो आपको ध्यान रखना है कि विश्व का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग है उत्तरी अटलांटिक महासागर मार्ग, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है। और साथ ही आप ध्यान रखेंगे कि यह जलमार्ग यूएसए के पूर्वी तटीय भाग तथा पश्चिमी यूरोप के मध्य एक संपर्क मार्ग है। और यह विश्व का सबसे व्यस्ततम महासागरीय मार्ग है, क्योंकि यहाँ से विश्व के व्यापारिक जलयानों का लगभग 25% जो भाग है ये आता जाता है, ठीक है। और तथा विश्व के 55 बड़े बंदरगाहों में से 28 इसी मार्ग पर स्थित हैं। इसीलिए इसको इतनी सारी विशेषता होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? विश्व का सर्वाधिक व्यस्ततम महासागरीय मार्ग कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने है, हरिपुरा जहां राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, किस राज्य में स्थित है? यानी कि आपको बताना है कि जो हरिपुरा है ये किस राज्य में स्थित है। विकल्प है मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हरिपुरा है ये है दोस्तों गुजरात में, ठीक है। और 1938 में यहाँ पे कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में भी अध्यक्षता की थी, ध्यान रखेंगे। और ये जो गुजरात वाला जो अभी अधिवेशन है 1938 का, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि इस अधिवेशन में कांग्रेस ने अपनी रजवाड़ों से न जुड़ने वाली नीति का त्याग कर दिया था। अगर प्रश्न बनेगा कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में अपनी रजवाड़ों से न जुड़ने वाली नीति का त्याग किया था, तो उस केस में ध्यान रखेंगे 1938 हरिपुरा का कांग्रेस अधिवेशन। इसके अलावा 1939 में त्रिपुरी में पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, किंतु उन्होंने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। और ये त्रिपुरी का है, तो त्रिपुरी को ध्यान रखना है आपको जबलपुर, और जबलपुर का है मध्य प्रदेश में। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इनके हरिपुरा और त्रिपुरी, ठीक है। तो इनको आप ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 17, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित हैं? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 30। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जो अनुच्छेद 23 से 24 है ये कौन से हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपको पता है कि मौलिक कर्तव्य क्या है? 12 से लेकर 35 मौलिक कर्तव्य हैं। और ये कहाँ से लिए गए हैं? इनकी जो प्रेरणा है ली गई है अमेरिका के संविधान से। और भाग कौन सा है? तो भाग 3 है, ठीक है। इसके अलावा इस ऑप्शन में देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 14 से 18 में है समानता का अधिकार, 19 से 22 में है
यहाँ पे गड़बड़ हो गया, हाँ 19 से 22 में है स्वतंत्रता का अधिकार, और इसके अलावा 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, और 25 से 28 है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये हैं। बाकी आप मौलिक अधिकारों को एक बार देखिएगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे एक प्रश्न बनता ही बनता है। प्रश्न नंबर 18, 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था। NR सरकार ने, जयप्रकाश नारायण ने, कस्तूरी भाई लाल भाई ने, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। तो आपको ध्यान रखना है 1944 में गांधीवादी योजना को प्रस्तुत किया था, ये किया था किसने? श्रीमन नारायण अग्रवाल जी ने। इनको आप ध्यान रखें। और अगर बात करता है, एक जयप्रकाश नारायण जी ने किया था किसको? सर्वोदय योजना। ये भी ध्यान रखें, बहुत पूछी जाती है, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है सर्वोदय योजना। और ये कब कब प्रस्तुत की थी? 1950 में। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 19वां आपके सामने है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वित्त मंत्रालय द्वारा, आर्थिक मामलों का मंत्रालय द्वारा, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा, या फिर CSO द्वारा? तो यहाँ पे जो भी लोग विकल्प डी के साथ जा रहे हैं उनका बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो आंसर है, वित्त मंत्रालय द्वारा भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने। ग्रीनविच किस देश में है? अमेरिका में, ब्रिटेन में, रूस में और जर्मनी में? तो आपको पता है कि 0 डिग्री देशांतर, जिसको ग्रीनविच से जो जाती है, और ये ग्रीनविच पड़ता है दोस्तों लंदन में, और लंदन है अपना ब्रिटेन में। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ग्रीनविच रेखा आपको पता ही है कि ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर, और ये गुजरती है लंदन से, और ये पड़ता है ब्रिटेन में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। और इसके अलावा अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न 21 पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था FIDE किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से, हॉकी से, शतरंज से, कबड्डी से? तो आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था FIDE ये संबंधित है दोस्तों किससे? विकल्प C, शतरंज से ये संबंधित है। आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ ही आप ध्यान रखें कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE शतरंज के खेल का शासी निकाय है, और यह सभी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताओं को नियंत्रित करता है। यह एक गैर सरकारी संस्था के रूप में गठित है। इसे 1999 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा वैश्विक खेल संगठन के रूप में मान्यता दी गई थी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 99 को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 22, पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? सिक्किम में, मणिपुर में, मेघालय में, असम में? तो ध्यान रखिएगा कि पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का आयोजन किया गया है मेघालय में। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इनको आप ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 23 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी करंट अफेयर का। सरकारी स्कूलों में शिक्षा का कायाकल्प करने और छात्रों के समग्र विकास के उद्देश्य से किस राज्य ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की है? उत्तराखंड ने, उत्तर प्रदेश ने, केरल ने, पंजाब ने? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू किया है किसने? पंजाब सरकार ने किया है। ये बहुत चर्चा में रहा है, इसलिए आगामी एग्जाम में एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये प्रश्न बन सकता है, संभावना है इसकी। प्रश्न नंबर 24, भारत और मिस्र की सेना के मध्य अभ्यास साइक्लोन 1 का आयोजन कहाँ किया गया? कर्नाटक, राजस्थान, उत्तराखंड, लद्दाख? तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहली बात तो है कि जो अभ्यास साइक्लोन 1 है, ये भारत और मिस्र के बीच सैन्य अभ्यास है, और इसका जो आयोजन किया गया है 1 का, ये किया गया है राजस्थान में। और राजस्थान में कहाँ? तो आपको ध्यान रखना है जैसलमेर में। ठीक है, पर्टिकुलर अगर राजस्थान के ही 4 ऑप्शन आ जाएंगे तो उस केस में आप ध्यान रखिएगा कि ये जैसलमेर में इसका आयोजन किया गया है। किसका? भारत और मिस्र की सेना के मध्य अभ्यास साइक्लोन 1। आज का आखिरी प्रश्न है, और इसके बाद एक कमेंट करने के लिए प्रश्न है आपके लिए, तो उसका भी आप अवश्य आंसर करिएगा। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर, हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम? तो ध्यान रखना है, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किया गया है मध्य प्रदेश में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ध्यान रखेंगे कि 31 जनवरी 2023 से लेकर 11 जनवरी 2023 के बीच इसका आयोजन किया गया है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा पदक तालिका में प्रथम स्थान पर है महाराष्ट्र, दूसरे पे है हरियाणा, और तीसरे पे है मध्य प्रदेश। ठीक है, अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड है इस प्रतियोगिता में 23वें स्थान पर, और इससे पहले ये 5वां है, तो चौथा कहाँ हुआ था? तो चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था दोस्तों कहाँ? पंचकुला, जो कि हरियाणा में है। तो पूरा के पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, आज का ये आखिरी प्रश्न था, ये समाप्त होता है। और आपको कमेंट करना है दोस्तों
कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, राजेंद्र प्रसाद ने, वारदोली की महिलाओं ने। तो इसको कमेंट करिएगा। बाकी दोस्तों, अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है, ये पहला पार्ट है आज, और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। आपका यहाँ पे रिवीजन और मूल्यांकन होता रहेगा। बाकी कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए कि आपको ये प्रयास कैसा लगता है। अगर आप यहाँ तक पहली बार आए हैं, पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि नई वीडियो का आपको लिंक मिलता रहेगा। बाकी एक बार चैनल पर जाइए, वहाँ पे 32 भाग लगभग हिंदी के हो चुके हैं और 7 भाग उत्तराखंड के हैं। कुछ करंट अफेयर की वीडियो भी हैं, तो हो सकता है आपको उनसे कुछ फ़ायदा हो। एक बार अवश्य देखिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।